जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूँ। वो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी 2019-20 में जो वैकेंसी आई थी उससे रिलेटेड है। इसके बारे में हम इसकी सारी अपडेट पढ़ेंगे। इसका रिजल्ट कब आ रहा है, आंसर की कब आ रहा है, इसके की डेट क्या होगी, कब से कब एग्जाम हुआ है, कौन सा सब्जेक्ट टफ आया है, नॉर्मलाइजेशन किस मेथड पर मिलेगा, क्या कट ऑफ जा सकती है, अलग अलग सेपरेट कट ऑफ की बात करेंगे। ग्रेड सी की कट ऑफ के लिए भी, ग्रेड डी की कट ऑफ के लिए। इसके लिए अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा स्टडी विद शिवम को। और अगर भी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है वीडियो में तो हम उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अभी अभी एसएससी ने अपना न्यू रिजल्ट कैलेंडर रिलीज़ किया है। उसमें जो स्टेनोग्राफर का रिजल्ट डेट है वो आपकी 9 अप्रैल है। 9 अप्रैल 2021 में इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो उससे हम एनालाइज कर सकते हैं आंसर की कब आई थी। तो आंसर की इसकी 15 to 20 जैन के आसपास इसके आंसर की आने के चांसेस हैं। और इसका स्किल डेट क्या रहेगी, क्योंकि स्टेनोग्राफर के एग्जाम में स्किल के लिए टाइम मिलता है, तो स्किल डेट आपकी अक्टूबर टू नवंबर रहने के चांसेस हैं। ठीक है, हम इसमें स्टेनोग्राफर में 2 पोस्ट निकलती हैं। आपको सैलरी के बारे में बता दूं, डी और सी। इसमें जो डी ग्रेड की पोस्ट होती है उसमें आपकी 2400 ग्रेड पे की सैलरी होती है। और यहाँ सी की पोस्ट में आपकी 4200 ग्रेड पे होता है, 4600 ग्रेड पे होता है एंड 4800 ग्रेड पे होता है। ठीक है, अब हम इसके कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो अब की बार वैकेंसी बहुत कम थी, वैकेंसीज ऑल ईयर्स की कंपेरेटिवली बहुत कम थी। तो जब वैकेंसीज कम थी तो कट ऑफ हमारी क्या जानी चाहिए, ज़्यादा जानी चाहिए। पर कट ऑफ इतनी भी ज़्यादा नहीं जाएगी वैकेंसीज के हिसाब से, क्योंकि अब की बार एग्जामिनेशन देने बहुत कम कैंडिडेट आए हैं। अभी अभी अटेंडेंस आई है स्टेनोग्राफर की एग्ज़ाम देने के बाद, तो ऑन एन एवरेज 29 to 30% एग्ज़ाम ही अपने सेंटरों पे गए। मतलब आप देखिए सेंटर पूरे के पूरे खाली पड़े हुए थे। 20 सीट पड़ी हुई है तो 1 या 2 बच्चा बस, इतने ही दूर दूर लोग बैठे हुए थे। अब हम इसकी सब्जेक्ट की बात करें कि कौन सा सब्जेक्ट टफ आया, कौन सा सब्जेक्ट ईजी आया था, उसके बेसिस पे हम कट ऑफ डिसाइड करेंगे कि सी की कितनी जा सकती है, डी की कितनी जाएगी। तो हम रीजनिंग, 3 सब्जेक्ट आते हैं बताइए, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जी के आपका मॉडरेट टू हार्ड लेवल का आया था, क्योंकि जी के अब ज़्यादातर एसएससी के जो भी एग्जाम हो रहे हैं सब में मॉडरेट टू हाई लेवल का ही आ रहा है। तो मॉडरेट टू हाई लेवल आ रहा है। इंग्लिश आपकी इजी आई थी, इंग्लिश में कोई ऐसा टफ चीज़ नहीं था, सिंपल डायरेक्ट इनडायरेक्ट थे, डायरेक्ट में चेंज करना है, पैराग्राफ आए थे, सिनोनिम एंटोनियम्स थोड़े टफ थे, बाकी इंग्लिश आपकी ईजी में ही आएगी। और रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग बहुत टफ हो गई थी। टफ क्यों हो गई थी, रीजनिंग बहुत टाइम कंज्यूमिंग दे रही थी, बच्चों का टाइम कंज्यूम हो रहा था, उसकी वजह से बच्चों का। और यहाँ इंग्लिश, जिसने पहले रीजनिंग अटैम्प्ट करी होगी उसका इंग्लिश और जीके पूरा अटैम्प्ट नहीं हो पाएगा। मैं आपको नॉर्मल अटैम्प्ट बताऊँ बच्चों के, तो 155 टू 165 नॉर्मल अटैम्प्ट है। अटैम्प्ट की बात चलिए, राइट की नहीं, सिर्फ अटैम्प्ट की बात चलिए, इतना ही बच्चों का अटैम्प्ट है। शिफ्ट वाइज बताएं कौन सी शिफ्ट ईजी और कौन सी शिफ्ट टफ आई थी। 3 दिन एग्जाम हुआ था, 22-24 दिसंबर, 22-23-24। शिफ्ट कोई ऐसी नहीं थी कि ये शिफ्ट बहुत टफ है और ये शिफ्ट बहुत ईजी है, सब शिफ्ट मॉडरेट लेवल की थी। आपको नॉर्मलाइजेशन में जो 22 वाली शिफ्ट है उसमें आपको थोड़ा नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिल जाएगा। 23 में नॉर्मलाइजेशन मॉडरेट लेवल का मिलेगा नॉर्मलाइजेशन, और 24 में नॉर्मलाइजेशन कम हो जाएगा। 24 में नॉर्मलाइजेशन कम इस वजह से होगा क्योंकि लास्ट शिफ्ट हमेशा नुकसान मिलता है, पर ज़्यादा नहीं। जैसे आप मान लीजिए आपको फर्स्ट शिफ्ट में है तो आपको 18 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन मिल गया, 18 to 20, तो आप लास्ट शिफ्ट में होंगे तो आपको 14 to 16 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा। बस इतना ही आपका डिफरेंस होगा। अब हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। मैं आपको कट ऑफ विद नॉर्मलाइजेशन बताऊंगा पहले, और फिर आपकी रॉ भी बता दूंगा कि रॉ में आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। पहले हम ग्रेड सी की बात करते हैं। वेट अ मिनट, ग्रेड सी में अब क्या पोस्ट बहुत कम थी, ओनली 15 पोस्ट थी, तो जनरल की कट ऑफ इसी बेसिस पर ग्रेड सी में हाई जानी चाहिए। पहले तो एवरेज इतनी आती थी 140 के आसपास, 138 140, पर अब ग्रेड सी में अगर आप जनरल कैटेगरी से तो आपको 150 प्लस मार्क्स होने चाहिए। ओबीसी कैटेगरी 145 प्लस, ये स्किल टेस्ट से पहले की कट ऑफ है। स्किल टेस्ट के बाद तो दूसरी जो हाई मेरिट लगती है वो अलग है। एससी 135 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी ज़्यादा फर्क नहीं होता, पर ईडब्ल्यूएस की थोड़ी कमी जाती है ओबीसी से, तो 142 प्लस, एंड एसटी इज़ ऑन एन एवरेज 125 प्लस कट ऑफ जा सकती है।
अब हम बात करें ग्रेड डी की। ग्रेड डी की पिछली बार से आपको 1-2 नंबर कट ऑफ कमी देखने को मिलेगी, ज़्यादा नहीं होगी, थोड़ी कमी होगी। तो हम ग्रेड डी की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके अगर 132 प्लस नंबर है तो मतलब आप डेफिनेटली इसकी टेस्ट की तैयारी कीजिए। ओबीसी 129 प्लस, ईडब्ल्यूएस वही मैंने बताया था 1-2 कम, 127 to 128, एससी आपका 122 एंड एसटी इज़ 115। ये आपका स्कोर है नॉर्मलाइजेशन के बाद दोनों कैटेगरी में। मतलब अगर आप इस जनरल कैटेगरी सिंपल यूआर की बात करें सी और डी में, उसकी वजह से आप चाहिए यूआर में अगर आपके यहाँ पे 150 प्लस हैं तो आप अपनी सी की प्रिपरेशन कीजिए, और अगर आपके यहाँ पे 132 प्लस हैं या 130 प्लस भी हैं तो अभी आप ग्रेड डी की प्रिपरेशन करने कर चाहिए, क्योंकि इसमें स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट में क्या होता है, अगर आप स्किल टेस्ट सी का दे रहे हैं तो आपको W100 WPM की स्पीड से देखना होता है, और डी की बात करें तो वो आपका 80 WPM। इसमें ऐसा होता है जैसे आपको बताया जाएगा, उसके बाद आपको एक डिक्टेशन बोली जाएगी 1000 वर्ड्स की, 800 वर्ड्स की। इस बेसिस पे आपको डिक्टेशन बोली जाएगी 10 मिनट्स। 10 मिनट्स आपको डिक्टेशन बोल दी, फिर आपको एक कंप्यूटर रूम में दूसरे में लेके जाएंगे। उसमें आपके पास कीबोर्ड होगा, अपने कंप्यूटर मॉनिटर होगा। आपने जो लिखा है उसे आपको क्या करना है, उसे दोबारा डिक्टेट करना है, जैसे आपने इंग्लिश लैंग्वेज चॉइस करी अपने स्किल टेस्ट के लिए, तो आपको इंग्लिश में डिक्टेशन बोलेंगे, उसे आपको शॉर्ट हैंड में लिखना है। जैसे जो भी आता था, इज़ आ रहा है, आई आ रहा है, जो भी आपको शॉर्ट हैंड में देखना है। उसके बाद इसे आप कंप्यूटर पर जाना है, उस शॉर्ट हैंड को आपको अपनी शॉर्ट हैंड को पढ़ना है और उसे दोबारा कन्वर्ट करना है। वो कॉपी आपकी चेक होती है। शॉर्ट हैंड चेक नहीं होगी कि आपकी शॉर्ट हैंड में कितनी मिस्टेक हैं, कितनी भी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। शॉर्ट हैंड में आपने 100 मिस्टेक करी हो पर आपको पढ़ना आ रहा है तो आपके लिए बिल्कुल सही है, आप उसे सही तरीके से ट्रांसलेट कर जा रहे हैं। एक एक स्पेलिंग का भी मिस्टेक होता है। अगर आपने हिंदी में कोई मात्रा गलत चढ़ा दी, इंग्लिश में कोई स्पेलिंग गलत चढ़ा दी, आपकी मिस्टेक आ जाएगी, और 7% मिस्टेक ही अलाउड होती है। अब मैं रॉ की बात कर रहा हूँ बिना नॉर्मलाइजेशन के। अगर आपके 135 हैं विदाउट नॉर्मलाइजेशन, 135 to 40, 140, तो आप सी की प्रिपरेशन डेफिनेटली कीजिए। 135 to 140 है। और अगर आपकी रॉ कट ऑफ 120 प्लस है, 120 प्लस, तो आप डी के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहिए। आपका नंबर आ जाएगा इतने पे, 120 वाले का भी नंबर आएगा, ये ध्यान रखिए। तो डी के लिए आपका इतना वो है। एवरेज अटेम्प्ट भी बात कर देते हैं हर सब्जेक्ट का, जो मैंने बच्चों से पूछा है उस बेसिस पर। रीजनिंग में मॉडरेट आपका 35 to 38 बच्चा ही हर बच्चा कर पा रहा है था, क्योंकि फिर उसे छोड़ने पड़ जाते हो तो उसमें 50 जाएंगे, पर छोड़नी पड़ रही थी क्योंकि फिर और सब्जेक्ट हो जाएंगे। जीके का आपको 25 to 30 मॉडरेट एवरेज, एंड इंग्लिश आपका 85 to 90 मार्क्स मॉडरेट, मतलब नॉर्मल कर रहा था। तो हम इधर से काउंट करें तो 90, 30, 120 और 158, वही मैंने आपको बताया था, 150 से 160, 158 एवरेज बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ये। और आपको अगर कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का डेफिनेटली जवाब दूंगा। कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए अच्छी लगे तो, जिससे मुझे और वीडियो बना